दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। लोकसभा का बजट सेशन का जो पहला खंड है, बहुत गहमा गहमी भरा, बहुत ही आपस में पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव भरा और मुद्दों के हिसाब से भी बहुत ज्वलंत और बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। अब देखना है कि जब हाउस फिर मिलता है, फिर असेंबल होता है अवकाश के बाद, तो क्या क्या होता है। लोकसभा में बहुत सारे मुद्दे जो इस सत्र के पहले खंड में उभरे, हो सकता है कि उनका उसमें समाधान खोजा जाए, या हो सकता है कि उनको लेकर फिर दलबंदी उभरे, फिर तीखे तेवर दोनों तरफ से दिखाई पड़े। तो हम ऐसे ही प्रसंग में, ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में आज बात करने जा रहे हैं देश के बहुत जाने माने पत्रकार लेखक आशुतोष जी से। आशुतोष जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहली बात जो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि भाई, अगर देखा जाए तो मोदी जी की जो सरकार है, वो कई बार होता है कि कोई उसके सामने बड़े सवाल नहीं होते हैं। कोई राज्य में चुनाव जीत कर आई होती है तो एक उत्साह होता है, लेकिन इस समय मोदी जी की सरकार के सामने संकट ही संकट, सवाल ही सवाल है। एक तो ट्रेड डील का मामला है, जिसको लेकर देश के एक बड़े हिस्से में, जो चीजों को समझते हैं लोग, उनमें गहरी नाराजगी है, क्योंकि उनको लगता है कि ये देश हितों से समझौता है। और विपक्ष ने लोकसभा में इसको काफी उठाया भी है, राज्यसभा में भी। दूसरा जो मामला है एप्स्टीन फाइल। अब इसमें ठीक है कि केवल एक मंत्री का नाम दर्ज हुआ है या उनका नाम आ रहा है, वह भी कि कैसे एप्स्टीन से उनके संपर्क थे, क्यों थे। एक बड़े कारपोरेट हाउस के जो संचालक हैं, उनका नाम आया है और उनका सरकार से भी काफी संबंध रहा है एक दौर में। और तीसरी जो बात दिखाई दे रही है कि एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी में काफी नाराजगी है मोदी सरकार को लेकर, कई मुद्दों को लेकर हाल के। तो यूथ में भी काफी नाराजगी है। कहीं स्टूडेंट्स यूनियन को आई मीन रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, सारे पदाधिकारियों को कहीं कुछ किया जाता है। तो ये माहौल है। इस माहौल को मैं समझना चाहता हूं कि अपोजिशन की पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं कि क्या अपोजिशन इस स्थिति का राजनीतिक रूप से उपयोग कर पा रहा है या उतना नहीं कर पा रहा है। देखिए उर्मिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी इस बातचीत में शामिल करने के लिए। आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं इस बात पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि दरअसल पिछले 11-12 सालों में मोदी सरकार की विचारधारा पर यह अब तक का सबसे बड़ा प्रहार विपक्ष की तरफ से किया गया है। जो चूंकि आज की तारीख में जिस तरीके से मीडिया का पूरा परिदृश्य है, उसमें ये सारी चीजें ना तो दिखाई पड़ती, ना ही हम उसके उस तरीके से एनालिसिस करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदुत्व की जो विचारधारा है, उसके 3-4 मूल बिंदु हैं, जिसको बहुत मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी कल्ट को उभार कर लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की गई है। एक, उनका कहना यह कि दरअसल हम हिंदुओं को एक करने की कोशिश करें, ये हिंदू एकता का प्रोजेक्ट है और हिंदुओं को एक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम 1200 साल तक लगातार जो बाहरी आक्रांता है उनसे हम दबे रहे या उनके 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 द्वारा शासित रहे। मुसलमान और क्रिश्चियंस जाहिर सी बात है उनके इशारों पर है। जब आप यूजीसी का वो लेकर आते हैं, यूजीसी का गाइडलाइंस लेकर आते हैं, तो दरअसल हिंदू यूनिटी का प्रोजेक्ट पूरी तरीके से तार-तार हो जाता है। उससे ना तो अपर कास्ट आपसे बहुत खुश दिखाई पड़ता है और ना ही जो पिछड़ा वर्ग है या दलित वर्ग आपसे खुश दिखाई पड़ता है। जब आप उस बिल लेकर आए, जब आप उस गाइडलाइंस को लेकर आए, तो उससे जिस तरीके से अपर कास्ट ने पूरी तरीके से रिएक्ट किया है, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अपर कास्ट को का एक तरीके से मोहभंग बीजेपी के साथ हुआ है। और जिस बीजेपी को या आरएसएस के या हिंदुत्व को वो अपना प्रोजेक्ट, सनातन का प्रोजेक्ट समझ रहे थे, उनको लगा कि ये भी अब उसी तरीके से पिछड़ों और बैकवर्ड को अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदुत्व के और हिंदू यूनिटी के प्रोजेक्ट पे इनको एक धक्का लगा है। दूसरी बात, जब जनरल नरवणे की किताब को लेकर जब चीजें सामने आई और उसको जिस तरीके से रोकने की कोशिश की गई है, वो जबरदस्ती या बिना बिना जबरदस्ती के,
और जो किताब छपकर आ गई उसके बारे में कह रही है तो किताब छपी ही नहीं, अनपब्लिश्ड है, मतलब इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता है। उस वो क्या है, वो बेसिकली जो एक बहुत ही रोबस्ट मैस्कुलिन, एक मर्दवादी जो जो राष्ट्रवाद को प्रोपोगेट किया गया 56 इंच नरेंद्र मोदी के सीने के साथ, कि हम घुसकर मारते हैं, घुसकर मारा, और हम चीन को लाल आंख दिखाते हैं। तो जब वो तथ्य खुलकर सामने आता है कि जब चीन की सेनाएं, चीन के टैंक भारत की सीमा की तरफ बढ़ रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री 2.25 घंटे तक कोई फैसला नहीं कर पाए, उनकी सरकार कोई फैसला नहीं कर पाई। और अब मजेदार बात ये देखिए कि राहुल गांधी पर तो अटैक कर रहे हैं, लेकिन ना तो उस किताब के उस कंटेंट पर अटैक कर रहे हैं, ना जो कारवा मैगजीन ने जिसको कोट किया उस पर अटैक कर रहे हैं, ना ही आर्मी चीफ के ऊपर अटैक कर रहे हैं। सारा विवाद लाके इस पर कर दिया, किताब तो छपी ही नहीं है। तो एक राष्ट्रवाद जो बहुत मजबूत राष्ट्रवाद था, मर्दवादी राष्ट्रवाद था, उस पर एक चोट पहुंचती है। उसके बाद आप आरएसएस लगातार एक अपनी छवि बनाता है कि बहुत ही नैतिकतावादी छवि बनाता है कि देखिए हम दुनिया के सबसे नैतिक लोग हैं, हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब एप्स्टीन फाइल में जब उनके मंत्री का नाम आता है तो वो नैतिकता का लबादाब चेहरे से पूरी तरीके से फट जाता है। वहां पर उनके सामने एक बड़ा संकट पैदा होता है। और बड़ी मजबूती के साथ आपने कहा कि हिंदुस्तान तो बिना हिंदुत्व के रास्ते पर गए कभी विश्वगुरु बन ही नहीं सकता है, और इसलिए वो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते हैं। देखिए अब हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है, लेकिन जब अमेरिकन डील सामने आती तो पता चल जाता है कि आप तो दरअसल ट्रंप के कहने पर पूरी तरीके से झुके हुए थे, और आपने वो डील की जो अमेरिका को महान बनाता है और भारत को महान नहीं बनाता है। जो टैरिफ हम 3% अमेरिका हमसे वसूलता था, वो 3 से बढ़ाकर 18% कर देता, और हम 12 से 13% टैरिफ लेते थे, कुछ मामलों में 100% टैरिफ लेते थे। वो जीरो या लगभग जीरो जीरो की स्थिति पैदा हो जाती है। तो कहाँ, और फिर अमेरिका के कहने पर हम तेल रूस से लेना बंद कर देते हैं। तो ये चारों बिंदुओं पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक बहुत बड़े अपनी विचारधारा के संकट और उसके माध्यम से बोले गए झूठ से जो है वो डील करती हुई दिखाई पड़ रही। इसमें से 3 तो वो बिंदु हैं, जनरल नरवणे की किताब, यहाँ पे एप्स्टीन फाइल पे चर्चा, और साथ ही साथ जो अमेरिकन डील। ये 3 वो चीजें हैं जिस पर राहुल गांधी बड़ी मजबूती के साथ इनके ऊपर हमला किया है। इसीलिए अब बीजेपी सरकार की कोशिश है कि राहुल गांधी को लोकसभा से ही आप बाहर कर दीजिए, ताकि एक कांटा हमारे आंखों के सामने से निकल जाए। और जो यूजीसी वाला था, ये तो खुद ही इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। तो अब इस संदर्भ में अगर आप विपक्ष के रिस्पॉन्स को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि बीजेपी इतनी तिलमिलाई हुई सी क्यों, इतनी बौखलाई हुई सी क्यों, इतनी बिलबिलाई हुई सी क्यों है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो कल्ट है उसको नुकसान पहुंच रहा, विचारधारा को लेकर गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंदू यूनिटी के प्रोजेक्ट पे आपको लगता है कि आप जो हिंदू यूनिटी करना चाहते थे वो एक फार्स था अपने आप में। आप दरअसल अपर कास्ट या अपर कास्ट ही आपके साथ जुड़े हुए थे, पिछड़ों दलितों को लेकर आपके मन में कोई चिंता नहीं थी। तो इन सब चीजों के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा संकट इनके लिए है, और ये संकट आने वाले दिनों में गहराएगा, कम नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार उनको 2024 को देखना चाहिए कि जब संविधान का सवाल खड़ा हो गया तब कैसे नरेंद्र मोदी की सीटें जो हैं, बीजेपी की सीटें 240 पर आकर सिमट गई। उत्तर प्रदेश में जो काशी विश्वनाथ मंदिर जहां पे है, जहां पे मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां अयोध्या है, वहां भारतीय जनता पार्टी और 2 और बड़े शीर्ष नेता ये हिंदुत्व के, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी वहां पे हैं, तो वहां कैसे आप 33 पर आकर सिमट गए। तो मुझे लगता है कि जो 2040 का जो नैरेटिव चुनाव के दौरान था, अब वो तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। और विपक्ष को इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको बहुत मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए और लगातार अपने हमले तेज करते रहना चाहिए। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं वो काफी फैक्चुअली करेक्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो वजह क्या है कि जो हिंदुत्व संगठनों के संचालक हैं, चाहे वो आरएसएस के मोहन भागवत हों या जो राजनीतिक संचालक हैं सत्ता के, आरएसएस बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये दोनों, अगर इन सबको देखिए कि ये सब बेफिक्र हैं। उनको लगता है कि कोई बात नहीं, जो कुछ हो रहा है उसको हम आराम से एड्रेस कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल वो बेफिक्र दिखाई देते हैं। परेशानी उनके, ये ठीक है कि हाउस में परेशानी उनको झेलनी पड़ी, बहुत सारे ऐसे मसले उठे जिसमें कि वो डिफेंसिव हो गए, बहुत उनकी आलोचना हो रही है, आई मीन सोशल मीडिया में और अल्टरनेटिव जिसको आप कह सकते हैं मीडिया में। लेकिन वो बेफिक्र नजर आते हैं बहुत सारे इश्यूज को लेकर। इसकी वजह क्या है आपको लगता है, या आप नहीं मानते कि वो बेफिक्र हैं?
लेकिन उर्मिलेश जी, मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूं। बिल्कुल बेफिक्र नहीं है। आज की तारीख में वो बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते तो राहुल गांधी पर इतना फियर्स अटैक नहीं करते। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते तो नेहरू और इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के चरित्र का हनन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं होता। इसलिए वो बेफिक्र तो बिल्कुल नहीं। वो समझ रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके का हमला है और ये हमला कहां जाके रुकेगा, तो बेफिक्र नहीं है। आप देखिए कि जो सब्सटैंटिव मोशन लाया गया है उसमें क्या कहा गया है। राहुल गांधी को सीधे विदेशी शक्तियों का प्रतीक और उनका रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर दिया गया कि ये उनके कहने पर देश को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी बहुत परेशान थी 1970 के दशक में, तो वो जो विदेशी हाथ है उसका उन्होंने कंकॉक्शन किया था। तो जब जब कोई सरकार विदेशी हाथ का कंकॉक्शन करती है या उसको खड़ा करने की कोशिश करती है, इंदिरा गांधी ने भी यही किया था, राजीव गांधी ने भी यही किया था, और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी की सरकार या आरएसएस भी वही काम कर रही है। तो जब जब वो ऐसा करते हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा इस वक्त वो जो है परेशान है। परेशानी इस बात को लेकर नहीं है कि उनका इलेक्टोरल बेस जो है वो खिसक रहा है। वो तो खिसक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, वो चुनाव कैसे जीतते हैं तो अब एक अलग तरीके का सवाल हो गया है। लेकिन जब जिस विचारधारा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, जब उस विचारधारा पर गहरे सवाल खड़े हो जाएं और आपके पास उसका उत्तर ना हो, तब हर राजनीतिक दल और हर विचारधारा जो है वो परेशानी में पड़ जाती है। आपने हिंदुत्व का इतना बड़ा मुलम्मा पैदा किया, हिंदुत्व एकता की बात आप लगातार करते रहे, और एक मामूली सी गाइडलाइंस आई और हिंदू जातियों में बट गया। और वो जो अपर कास्ट, जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मजबूती के साथ सहयोग करता था, वो नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर जिस तरीके से गालियां दे रहा था, जिस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लेफ्ट लिबरल इनके खिलाफ नारा लगाते थे, कब्र खुदेगी, वो वहां का राइट विंग नारे लगाने लगा, तेरी कब्र खुदेगी। आप सोचिए, ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, यानी आपकी जो हिंदू एकता का जो प्रोजेक्ट था वो कितना खोखला था कि एक मामूली सी चिंगारी ने उसमें अपर कास्ट के अंदर जबरदस्त तरीके से आक्रोश भर दिया। अब चूंकि हमारा स्टेट स्ट्रक्चर पिछले 10-12 सालों में इतना कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है कि आनन फानन में आपने देखा कि किस तरीके ने सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एंट्री कर दी और उसके बाद उस पर स्टे दे दिया गया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं हमारे देश के अंदर। उमर खालिद को 6-6 साल तक जमानत नहीं मिलती है और अर्नब गोस्वामी को अगले दिन जमानत मिल जाती है। आप देखिए ये जो फर्क है, तो ऐसे में पूरा स्टेट ऑपरेटस लग गया कि कम से कम इस संकट से निकाला जाए। तो मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि बेफिक्री इनकी नहीं है, परेशान है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये जो यूएस डील हुई है और एप्स्टीन का मसला है, ये बहुत गहरे चोट करते हुए जा रहा है, क्योंकि ये बात सबको दिखाई पड़ रही है कि आपने डील भारत के लिए नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि कहीं किसी मजबूरी में आपने ये डील की है। ये तर्क देने की कोशिश की जा रही है कि हम तो 50% का जो टैरिफ था उसको हमने 18% कर दिया। जो लोग बेसिक निगोशिएशन करते हैं वो जानते हैं कि ये जो 50% किया गया था वो सिर्फ इसीलिए किया गया था ताकि आपको मजबूर करके 18% पे लाया जाए, और उसमें से भी जो 25% था वो रूस से तेल खरीदने की पेनल्टी थी। तो आपने डबल सरेंडर किया है। एक, आप आज जो लेटेस्ट फैक्ट शीट आया है व्हाइट हाउस की तरफ से जो 10 फरवरी को जारी हुआ है, उसमें तो बाकायदा लिखा हुआ कि भारत ने कमिटमेंट किया है कि हम रूस के साथ तेल नहीं खरीदेंगे। जो पहली जो फैक्ट शीट आई थी, जो पहला जो फ्रेमवर्क आया तो उसमें ये बात नहीं थी, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है। इसके अलावा, और तब हम 25% हटाएंगे, 25%, तो ये 25% उसकी एवज में था। जो ओरिजिनल टैरिफ लगा हुआ था वो तो 25% का ही टैरिफ लगा हुआ था, उसको उन्होंने 25% से 18% कर दिया। अब अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं तो ये कौन सी रेसिप्रोसिटी है कि वो 3 से 18 कर रहे हैं और आप जो है वो 12-13 से 0 कर रहे हैं? ये तो कोई रेसिप्रोसिटी हुई नहीं भाई। रेसिप्रोसिटी तो हम उसको मानते हैं जो भारत ने ईयू के साथ डील की है, जिसमें लगभग बराबरी का दर्जा दोनों एक दूसरे। यहां तो वन साइडेड पूरा का पूरा। आप कहते हैं कि खेती किसानी में हमने कोई सरेंडर नहीं किया है,
तो खेती किसानी में जो लिखे हुए हैं वो बहुत साफ तौर पे लिखा हुआ है, एडिशनल प्रोडक्ट। ये एडिशनल प्रोडक्ट क्या है, या अदर प्रोडक्ट, ये अदर प्रोडक्ट्स क्या है? यानी आप 4-5 चीजें आपने लिख दी कि ज्वार लिख दिया, उसमें 4-5 चीजें लिख दी, स्प्रिट लिख दी, सोयाबीन लिख दिया, और चीजें लिख दी, और फिर उसमें अदर एडिशनल प्रोडक्ट लिख दिया। तो एडिशनल प्रोडक्ट कोई डिफाइन करेगा? क्यों, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, क्या है वो, गन्ना है, क्या चीज है? तो ये दिख रहा है लोगों को, फिर वो क्या। तो जब भी कोई, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई पार्टी, जब उसके कोर वैल्यूज पर अटैक होता है तो दिक्कत होती। कांग्रेस के कोर वैल्यूज सेकुलरिज्म पे जब अटैक हुआ तब कांग्रेस पार्टी संकट में आई। लोगों के उसकी जो मंशा पे सवाल खड़े हो गए। आज इनकी मंशा पे सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई टर्मिनल स्टेट पहुंच गई है, लेकिन फेटल वुंड्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, हम फिर इस डोमेस्टिक फ्रंट पे लौटते हैं, और कोर जो आप आइडियोलॉजी कह रहे हैं, तो उसके साथ कोर एक उनका बेस भी है, कोर वोट भी है। इसमें अगर देखा जाए तो यूजीसी की जो गाइडलाइन आई और जिसको लेकर अपर कास्ट में बहुत नाराजगी जाहिर हुई, बहुत ज्यादा विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। ऐसा लगा कि लोग खड़े हो गए हैं, खासकर अपर कास्ट के लोग, और इससे बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। लेकिन उसी वक्त थोड़े दिन के अंदर ही ये बात साफ हो गई कि भाई जो सड़क पे आंदोलन कर रहे लोग या दफ्तरों के सामने लोग बैठे हुए हैं, वे भी लोग हिंदुत्व जो संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन है, जिनको आप कह लीजिए संघ परिवार से जुड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं की छत्र छाया में पले लोग हैं या उनके ही समर्थक लोग हैं। तो शायद वह भी एक हिंदुत्व ब्रिगेड का ही एक उपक्रम था या प्रोजेक्ट था कि भाई इसका विरोध करना है, क्योंकि हमारी सरकार से गड़बड़ी हो गई और कोर्ट से ऑर्डर आ गया, ये चीज लागू हो गई, तो अल्टीमेटली ये हमारे अपर कास्ट को नुकसानदेह होगी, जिसके लिए हमने 10% ईडब्ल्यूएस लाया है, और इस तरह से हमने आरक्षण को का दायरा और बढ़ा दिया है अपर कास्ट के लिए, अनडिक्लेयर्ड और प्लस 10% डिक्लेयर। तो ये जो यूजीसी गाइडलाइन के एजिटेशन के दौरान जो बात सामने आई, ये माना गया कि अपर कास्ट का एक नेचुरल आउटबर्स्ट नहीं है, बल्कि ये भी संघ परिवार या हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से इंजीनियर्ड है। तो अभी हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और हिंदी हार्टलैंड के अनेक हलकों में, जैसे ये पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसके पैरेलल विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, और गांव-गांव में चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, क्योंकि जहां इलेक्शन होना है उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तो जिस कोर वोट की बात आप कर रहे हैं, जिस कोर आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, अगर उसको देखा जाए, थोड़ी देर के लिए आप उसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, मैं सीधे कह रहा हूं कि जो ग्राउंड आई मीन डोमेस्टिक जो फ्रंट है, क्या आपको लगता है कि वाकई कोई चैलेंज कर पा रहा है आरएसएस बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड? देखिए, चैलेंज करने का प्रश्न तो एक अलग तरीके का प्रश्न है, मतलब ये वो, और चैलेंज भी किस हद तक। चैलेंज का मतलब कि क्या आप उनको हराने की स्थिति में हैं, क्या उनको पटकने की स्थिति में है, वो एक अलग तरीके का प्रश्न है, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि पिछले 10-12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, लगभग 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। इन 12 सालों में 2 इंसिडेंट हुए हैं जहां पे इनका अपर है वो बुरी तरीके से बिलबिलाया है। पहला, जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर का ऐलान किया यूनिडायमेंशनली, बिना किसी कारण के, बिना किसी तर्क के, उस वक्त मैंने जो महसूस किया था वो ये महसूस किया था, जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, खासतौर पर उनकी जो हिंदुत्ववादी हैं, वहां जबरदस्त तरीके से आउटपोरिंग ऑफ एंगर था, नाराजगी। ये क्या कर दिया आपने? हम जब पाकिस्तान को पटक सकते थे, उसको सबक सिखा सकते, तब आपने अचानक क्यों कर दिया? वहां भी है। और उसके बाद जिस तरीके से ट्रंप ने लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला किया है, उससे एक संदेश जरूर गया कि भाई ये आदमी जो अपने आप को बहुत महान कहता था कि हम तो किसी के सामने नहीं झुकते, कुछ नहीं करते, उस पर गहरे सवाल खड़े हुए हैं। वो पहला वाकया था जब अपर कास्ट जो इनका कोर वोटर है वो इनसे नाराज हुआ था। ये यूजीसी वाला, मैं इसको कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं मानता हूं, मैं इसको साफ तौर पे ये मानता हूं कि अपर कास्ट इसमें बहुत ज्यादा नाराज था, बहुत गुस्से में था। मैंने आरएसएस के कई लोगों से बातचीत की जो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उन्होंने ये कहा कि दरअसल ये तो मोदी सरकार ने तो बर्बाद दिया हम लोगों को। ये क्या मतलब?
देखिए, जो हमारी जो कास्ट आइडेंटिटी है ना, वो इतनी इनग्रेन्ड अंदर है कि उसको आर्टिफिशियल हिंदू यूनिटी से आप नहीं उसको ढांप सकते। अभी आपको उदाहरण याद है कि किस तरीके से एक गांव में एक दलित महिला जब वहां पे खाना बनाने के लिए अपॉइंट हुई तो पूरे गांव ने किस तरीके से कर दिया, उसका बहिष्कार कर दिया। आप सोचिए, बच्चों को वहां नहीं भेज रहे। तो कास्ट आइडेंटिटी बहुत इनग्रेन्ड है, और कास्ट आइडेंटिटी का मतलब जो मैं अपनी तरीके से समझता हूं, श्रेष्ठता बोध। तो अपर कास्ट में श्रेष्ठता बोध का जो पूरा का पूरा आवरण था वो फट के सामने आ गया, सब सामने दिखाई पड़ने लगा। वो दूसरा मौका था जब इनके अपने कोर वोट में एक विचलन मुझे दिखने उपलब्ध है। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बीजेपी को हम एक सामान्य पार्टी ना माने। बीजेपी अपने आप एक बहुत ही बड़ी मशीन है जो इतने लेवल पे ऑपरेट करती कि हमको पता नहीं चलता, और वो लगातार लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करती है, या उसको लगातार वो अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करती रहती है। मीडिया में अगर आप देख लीजिए, अभी देखिए ये एप्स्टीन का मामला आया, हरदीप पुरी, अगर ये मामला अगर कांग्रेस पार्टी के सरकार के जमाने में हुआ होता तो अब तक तो इस्तीफे हो गए होते, और मीडिया ने चिंदियां उड़ा दी होती सरकार की। कांग्रेस के जमाने में शशि थरूर ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उसको इस्तीफा देना पड़ा था। आपको याद होगा, नटवर सिंह ने यूएन से रिलेटेड एक खबर आई थी, उसको इस्तीफा देना पड़ा था। माधव सिंह सोलंकी को नरसिम्हा राव के जमाने में इस्तीफा दे, और मनमोहन सिंह के जमाने में तो आधे दर्जन इस्तीफे हो गए थे, इससे बहुत कम के आरोप में। यहां एक आदमी जो है वो पेडोफाइल, सीरियल रेपिस्ट, अंतरराष्ट्रीय अपराधी, जो खुद अपने अपराध को कबूल करके जो जेल गया, उससे आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके माध्यम से आप जो है व्हाइट हाउस में पैड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि मैं उससे मिला। खुद आप कह रहे हैं कि जब मैं मिलने जा रहा था तो मैं अनईजी फील कर रहा था। और मीडिया में क्या इंटरव्यूज आ रहे हैं? वो इंटरव्यूज हरदीप पुरी को खुला छोड़ दिया गया कि आप राहुल गांधी को बफून बोलिए, आप राहुल गांधी को एस्ट्स बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए। अगर यही इंटरव्यू हरदीप पुरी को ग्रिल करते हुए हो जाए और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाने लगे, अभी आप देखिएगा स्थितियां कैसे बदल जाएंगी। इसी हरदीप पुरी के ऊपर इंग्लैंड की सरकार इस वक्त गिरने के कगार में पहुंच गई है, जबकि उसका स्टारमर का एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है, उनका कहीं नाम भी नहीं आया, लेकिन सिर्फ एक गलती की, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को एम्बेसडर बना दिया जिसका एप्स्टीन की फाइल में नाम था। वहां वो सरकार संकट में है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से बिका हुआ है, कदमों में घिरा हुआ है पूरी तरीके से, और जो बीजेपी का जो सिस्टम बना है वो सिस्टम इतना पावरफुल हो गया है कि विपक्ष की बात कहीं आती ही नहीं है। तो मैं इसका यह मतलब नहीं कि मैं विपक्ष की सारी कमजोरियों को मैं पर्दे के पीछे डालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस इकोसिस्टम को भी हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इस संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में बीजेपी जो है और नरेंद्र मोदी की सरकार, वो आइडियोलॉजिकली भी बहुत वीक विकेट पर है और अदरवाइज भी वीक विकेट पर है। आप ही की बात से शुरू करते हैं कि आपने कहा कि हमारे देश का मीडिया जो है वो पूरी तरह सत्ता के सामने बिछा हुआ है, सत्ता के लिए बिछा हुआ है, और अपोजिशन की बात छोड़िए, वो डेमोक्रेसी के पक्ष में भी आवाज नहीं उठाता, सच्चाई के पक्ष में भी आवाज नहीं उठाता। बिल्कुल सही, हम मानते हैं मेनस्ट्रीम मीडिया के बारे में इससे ज्यादा बड़ा सच कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे समाज का जो अपर कास्ट कहलाने वाला समाज है, जिसके पास हर क्षेत्र में जिसका कमोबेश कब्जा जैसा है, ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में, डिसीजन मेकिंग जो लोग और अलग अलग क्षेत्रों के हैं, जुडिशरी में, हर जगह उनका वर्चस्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी अगर सिस्टम इंडिया का चलता है तो अपर कास्ट से चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो बीजेपी के साथ है ब्रॉडली। थोड़ा बहुत इधर उधर टूटन होती है कभी कभी, जिसका फायदा विपक्ष को मिल जाता है, अगर मिलता है तो। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियों की बात मैं नहीं कह रहा हूं, उनके पास अपने अपने क्षेत्र हैं जहां वो अपना मोर्चा संभाल रहे हैं, चाहे डीएमके तमिलनाडु में हो या सीपीआईएम जो अब क्षेत्रीय पार्टी ही जैसी बन गई है वो केरल हो। लेकिन आपसे ये मैं जानना चाहता हूं कि जो ऑल इंडिया पार्टी के रूप में कांग्रेस है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास विकल्प फिर क्या है अपनी राजनीति को, या विपक्ष या सत्ताधारी जो गठबंधन है, जो आपके मुताबिक बहुत बड़ी मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है,
इसको चैलेंज करने का, इसको शिकस्त देने का उसके पास क्या विकल्प है? कौन से रास्ते हैं? जब मीडिया नहीं है, अपर कास्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा उसके फेवर में ज्यादा, इसके बावजूद कि एक जमाने में वही उस सिस्टम को चलाती थी पार्टी, तो अब क्या बचा है आपके हिसाब से? मैं तो बिल्कुल उसे क्या निराश नहीं करना हूं। चाहिए? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल निराश निराशा नहीं आशा हूं। की बात नहीं, निराशा आशा हाँ की बात नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हाँ हूं कि उसके पास क्या जनता में जाने हाँ। के अलावा कोई विकल्प है? आप, मैं देखिए सीधा सवाल पूछता हूं। देखिए उर्मिलेश जी, मैं थोड़ा सा ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी मैं देखता हूं। और मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर अगर आप देखें, वो जो सड़क पर उतर के जो पॉलिटिक्स होती थी, जो राजनीतिक दल करते थे, उसकी स्थितियां अब नहीं है। वो पॉलिटिक्स अब धीरे 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 अपनी स्वाभाविक मृत्यु की तरफ बढ़ रही। मैं एक कैवियट के साथ कह रहा हूं, जो राजनीतिक दल जो आंदोलन पैदा करते थे, वो स्थितियां अब धीरे धीरे ग्लोबल ऑर्डर में नहीं दिखाई पड़ती आपको। अमेरिका के अंदर पिछले जितने आंदोलन हुए हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन्स के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं हुए हैं, वो लोग स्वतः सड़कों पर उतरे। या भारत में भी अगर आप देखें, तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में इसलिए केंद्र में नहीं आई क्योंकि उसने कोई सड़क पर उतर के आंदोलन किया था। वो आंदोलन एक नॉन पॉलिटिकल आउटफिट अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने किया था। उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। बीजेपी ने, अगर आप याद करिए, तो राम मंदिर आंदोलन के बाद कोई आंदोलन नहीं किया, कोई सड़क पर उतर के आंदोलन नहीं किया। नरेंद्र मोदी कभी सड़क पर उतर के कोई आंदोलन नहीं किया है। लाल कृष्ण आडवाणी ने जरूर राम मंदिर का आंदोलन किया था, वो उसके बाद से कोई आंदोलन नहीं हुआ है जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा स्पॉन्सर्ड हो। लेकिन आप हम भी माने न माने, हमारे लेकिन बहुत सारे लोग इस देश में हैं जो कहते हैं कि अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाला जो अभियान था उसके पीछे आरएसएस था। बहुत लोग मानते हैं। नहीं, देखिए देखिए, पीछे होना और आंदोलन को लीड करना, ये दो अलग अलग चीजें। ये भाई, कोई आंदोलन चल रहा है, स्वतःस्फूर्त हो गया, हम उसमें घुस जाए, उसका एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें, तो ये तो हर राजनीतिक पार्टी करती है। देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत के अंदर भी आप देखिए, तो एक तरीके का अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स जो इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं, अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स, और वो उनके पूरे अटायर से दिखाई पड़ता है। जो कुर्ता पजामा पहन के जो राजनेताओं की एक वर्दी बन गई थी, आप देखिए वो टी शर्ट में घूमते एकदम फ्री, और जिसको हमारे एक बीजेपी के सांसद कहते हैं फटीचर कपड़ा पहनते हैं, वो आदमी टी शर्ट में घूम रहा। ये अपने आप में उस अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स का उद्घोष है। फिर वो जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते, उनके सामने आंखों में आंखें डाल करके आदमी कहता भारत माता को बेच दिया ये मोदी। ये जो क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार राहुल गांधी से इतना परेशान है? क्यों परेशान? क्योंकि उनकी पूरी पॉलिटिक्स अनऑर्थोडॉक्स है। वो ऑर्थोडॉक्स तरीके से नहीं चली कि वो जो शशि थरूर की भाषा में जो बहुत ही चुपड़ी बातें करते करते हुए जो आप अटैक करते थे, वो उसका दौर खत्म हो गया। बीजेपी भी उस दौर से निकल गई है और कांग्रेस भी उस दौर से निकल गई है। कांग्रेस का प्रवक्ता भी आज टीवी चैनल्स पर आके बीजेपी के प्रवक्ताओं को दौड़ा लेता है। वो भी कोई लाग लपेट नहीं रखता, कोई लिहाज नहीं रखता। तो अगर आप ध्यान से देखिए, तो राहुल गांधी 2000 जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके बाद से वो लगातार अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उसमें जो जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी झुकने के लिए मजबूर होती जा रही है। सबसे पहले उन्होंने उठाया कास्ट सेंसस का मुद्दा, जो कोलार की रैली से उन्होंने शुरू किया था, जो ओरिजिनली नीतीश कुमार का आइडिया था, और अंत में बीजेपी को झुका दिया। बीजेपी यह मानने के लिए विवश हो गई कि वो उसको कास्ट सेंसस करना पड़ेगा, और आरएसएस ने भी यह माना, यह ऑन रिकॉर्ड माना। संविधान के मसले पर आप देखिए, वो किताब लेके बार बार जाते थे, ये किताब, उस पर भी बीजेपी को मानना पड़ा, झुकना पड़ा। नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान को नहीं बदल सकते। हालांकि मुझे उनके वक्तव्य पे कोई भरोसा नहीं है। आप देखिए नरवणे की किताब के ऊपर साफ झूठ बोला जा रहा कि नरवणे की किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई। किताब हाथ में और आप कह रहे हैं किताब पब्लिश नहीं, मतलब इससे बड़ा झूठ क्या होगा? और उसके बाद एप्स्टीन की फाइल, ये सारी चीजें, तो जो पूरा डिमिनियर है राहुल गांधी का, वो बहुत अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रहा है। और वो इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि आपको जो करना हो करो, आप मुझे डरा नहीं सकते। मैं जेल जाने से नहीं डरता,
मैं लोकसभा की सदस्यता जाने गंवाने से नहीं डरता, तुमको जो करना हो कर लो। ये जो ओपन चैलेंज है, ये ओपन चैलेंज भारत की राजनीति में पहले नहीं होता था। ये आजादी के समय जी में गांधी ने बहुत सटल तरीके से किया था। तो जी ये मैं अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स उभर रही है। या बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी के व्यक्तित्व की, उनके राजनीतिक जो उनकी पहलकदमियां हैं, उनके बारे में जो आप कह रहे हैं, उससे मैं 100% सहमत हूं कि हाल के वर्षों में वो अकेले नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, खास तौर पे नरेंद्र मोदी से आंख में आंख मिलाकर पूछ रहे हैं सवाल, और बिना किसी समझौते के वो लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा ये सवाल, स्पेसिफिक सवाल है कि इसके बावजूद कांग्रेस देश के ज्यादातर राज्यों में नहीं है, सत्ता में नहीं है। वो कर्नाटक में है, वो तेलंगाना में है, वो हिमाचल में है। ठीक है, तो एक जो भी इनिशिएटिव राहुल गांधी का है, नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब कमजोर संगठन होता है, आपका आधार कमजोर हो जाता है, तो नेता चाहे जितना तेज बोलने वाला हो, तेज आवाज में, जितनी अच्छी बात करने वाला हो, उसको आमतौर पे देखा गया है, हमारे समाज में भी देखा गया है, गांव में कोई बहुत तेज बोलता है, किसी अन्याय के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन उसके पास समर्थन अगर गांव में नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाता। मेरा ये नहीं कहना है कि राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन राहुल गांधी के पास अगर संगठन की कमजोरी है, जनाधार की कमजोरी है, तो जनाधार को जुटाए बगैर स्वाभाविक ऑल ऑफ सडन कैसे लोग जुड़ जाएंगे? तो उस जनाधार को जुटाने के लिए राहुल गांधी 3 राज्यों से बाहर या 4 राज्यों से बाहर को कैसे केवल बोलकर, केवल अल्टरनेटिव मीडिया के बल पर या अपनी अच्छी बातों के बल पर आप पूरे देश का मानस कैसे बदलेंगे, जब देश में इतनी ज्यादा अभी भी अशिक्षा है, अभी भी जानकारी लोगों के पास नहीं है। हिंदी के अखबार या भाषाई अखबार जो गांव में या कस्बे में लोग पढ़ते हैं, उसमें तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं जो खबर ही नहीं है और जो सत्ता की धुंध भी पीटती हैं। तो ऐसे दौर में जनाधार बढ़ाए बगैर, समाज में गए बगैर कैसे होगा? देखिए उर्मिला जी, मैं माफ करिएगा, मैं इस थीसिस से सहमत नहीं हूं। अगर मैं आपसे पूछूं या मैं आपको बताऊं कि आरएसएस का बीजेपी का मूल स्वभाव क्या है, उसका मूल स्वभाव है संगठन। कांग्रेस का मूल स्वभाव क्या है? संवेदना। कांग्रेस एक सेंटिमेंट है, बीजेपी आरएसएस संगठन है। इतना भयानक संगठन, इतने स्तर का संगठन, और फिर भी 36% वोट। फिर भी 36% वोट क्यों? 2017 में हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपति, अरबों खरबों डॉलर, जबरदस्त संगठन, जबरदस्त नेता, फिर भी 31% वोट। कांग्रेस पार्टी जब उसका संगठन मजबूत था तो 45% से नीचे नहीं आई थी वो। ये बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मजदूर संगठन, किसान संगठन, तमाम बड़े बड़े संगठनों के बावजूद भी 2014 के पहले वो अपने बल पे सरकार नहीं बना पाई थी। इसका मतलब क्या है? संगठन सब कुछ नहीं होता है। जो भारत का जो मानस है, जो सेंटिमेंट है, वो बीजेपी के सेंटिमेंट के साथ जुड़ता नहीं है उस तरीके से। अगर जुड़ता होता तो आज बीजेपी बहुत आराम से अखिल भारतीय स्तर पर 50% वोट लेकर आती, बल्कि 60% वोट लेकर आती। और जब मैं भारत की बात कहता हूं तो मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात नहीं कहता, मैं तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, इन सब की बात करता हूं। एक कांग्रेस सिस्टम को लेकर लोगों के मन में एक दुविधा पैदा हुई, लोग उससे निराश थे, लोग अल्टरनेटिव की तलाश में थे, आपकी तरफ आ गए। लेकिन अब उसमें स्लाइड दिखाई पड़ रहा है बहुत बड़े पैमाने पर। वो जो स्लाइड है, उस स्लाइड में एक नेता की जरूरत थी। आज कांग्रेस पार्टी के पास एक नेता है, मजबूत नेता, इसमें कोई दो राय नहीं। और बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसीलिए खड़ी हो गई। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी गुजरात में भी चुनाव हारने के बाद भी आज भी 40% वोट पे बैठी हुई है। वो मध्य प्रदेश में भी 30-35%, 40% वोट पे बैठी हुई है। सब कुछ नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत की संवेदना के साथ बीजेपी की विचारधारा का उस तरीके से मिलान नहीं है जैसा कि
कांग्रेस या दूसरी पार्टियों का है। चूंकि कांग्रेस को लेकर लोगों के मन में दुविधा पैदा हो गई, एक तरीके का उनके मन में शक पैदा हुआ, एक उनसे नाराजगी पैदा हुई, इसलिए वो बीजेपी की तरफ गए। बीजेपी उनका कोई स्वाभाविक चॉइस नहीं है। मैं ये बहुत मजबूत, अगर स्वाभाविक चॉइस होता तो आज नहीं, 1952 के बाद से इनकी स्थिति बहुत मजबूत होती और आज भी इनके पास 36% नहीं बल्कि 50% से ज्यादा वोट होता। आप हिंदुओं की बात करते, जिस देश में 80% हिंदू हैं, वहां आप हिंदू हिंदू की बात करते, हिंदू खतरे की बात करते हो, फिर भी आप 36% रुक जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम तो है ना इनके साथ। और इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस को कमजोर नहीं समझना चाहिए। देखिए, यही कांग्रेस पार्टी जो तेलंगाना में अचानक सरकार में आ गई, आपने देखा, अचानक, किसी ने नहीं सोचा था। तो इसलिए कांग्रेस को सिर्फ ये करना है कि उनके अंदर के जो शीर्ष का नेतृत्व है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़ दे, वहां पे प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि अब वहां पर भी धीरे धीरे स्थितियां पहले से बेहतर होती जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, बहुत लंबी बातचीत हुई आज, और मुझे लगता है कि ढेर सारे मुद्दे उठे और उन पर जो टिप्पणियां आई हैं वो हमारे दर्शकों श्रोताओं को और विचार विमर्श के लिए मौका देंगी। लोग चर्चा करेंगे और हमें भी बताएंगे कि उनको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।